हेलो। हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से, जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड, जिसमें आप पढ़ते हो बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में, जैसे स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर क्या है, लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन क्या है, और बहुत सारे चीजें तुम पढ़ने वाले हो। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक छोटी सी बात बताऊं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है क्लास 11th के सभी बच्चों के लिए। अरे भाई पूरा भरमार है भाई फिजिक्स का यहाँ पे, और बाकी सब्जेक्ट भी लाने वाला हूं बहुत जल्दी। तो आई रियली वांट कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई जब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो वहां पे क्लास 11th का एक डेडिकेटेड फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें आपको सारे फिजिक्स के चैप्टर मिल जाएंगे। आने वाले टाइम में मैं सब कुछ अपलोड करने वाला हूं, और हमारे बैचेस भी होते हैं जिसमें एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो क्या करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, इस वीडियो को लाइक कर दो और शुरू करते हैं चैप्टर को। ईश्वर का नाम लेकर के। अरे मैं कहां हूं, फोटो में नहीं भाई, मैं यहां हूं। चलिए अब ध्यान से समझते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते क्या क्या है। सबसे पहले क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर मैथमेटिकल मेथड, इसका नाम है। लेक्चर 1 आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसके 3-4 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये 14 चैप्टर है आपके, जिसमें से यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस चैनल पे ऑलरेडी कवर कर लिया, और बाकी 14 के 14 चैप्टर कवर करेगा तुम्हारा भाई। मैथमेटिकल मेथड्स आपके एग्जाम में 7 से 5 नंबर का आ सकता है। विद ऑप्शन देखने जाओगे तो 7 नंबर का, विदाउट ऑप्शन देखने जाओगे तो 5 नंबर का। पढ़ते क्या है इस चैप्टर में, अगर इंडेक्स की बात करें तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आप विभिन्न प्रकार की बातें पढ़ते हो। जैसे आप पढ़ते हो इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन, जो कि बोलोगे अरे भैया ये तो हम लोग आजकल एक कॉमन हो गया हर चैप्टर में। वेक्टर की एनालिसिस जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत वेक्टर ऑपरेशंस भी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका हम एक 1/4 पार्ट पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। बाकी जो भी पार्ट है, जैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स एंड इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मतलब आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो ये हो गया भाई साहब पूरा का पूरा इंडेक्स। अभी शुरू करते हैं। आई रियली होप कि तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, कैन यू रिकॉल। तो तुम बोलोगे भाई क्या, वैसे मैं टारगेट देता नहीं, पर पता नहीं क्यों कैन यू रिकॉल पढ़ने से पहले मेरे को रिकॉल हुआ कि तुम लोगों को एक टारगेट दे रहा हूं, 10,000 लाइक्स करने हैं। 10,000 बहुत छोटा नंबर है यार, जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उसके आगे। तो तुम शेयर करो इस वीडियो को दबा करके, और हम शुरू करते हैं कैन यू रिकॉल से। भाई साहब कैन यू रिकॉल चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। तुमको कुछ आता होगा कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, बट यहाँ पे जितना तुम्हें आता है ना उससे थोड़ा आगे जाना है हमें। फिर एक और सवाल पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर एंड वेक्टर्स, बताओ कौन से है। जैसे डिस्प्लेसमेंट तुम्हें बोलोगे तो भैया ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ट्रैवल तुम बोलोगे स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन, ओह माय गॉड, लगता तो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, एनर्जी क्या है, ये सब तो ये तुमने ऑलरेडी 9th में पढ़ा है कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, और तुम्हें डिफरेंस बताना है कि क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, इसको तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसमें नोट्स वगैरह अपलोड कर देता हूं तो मिल जाएगा। बाकी नोट्स वगैरह चाहिए तो हमारा इजी लर्निंग का एप्लीकेशन है, वहां पे मिलेगा, ठीक है ना। उसके बारे में थोड़ा आने वाले समय में तुमको सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब ध्यान से सुनो स्केलर्स के बारे में कि स्केलर्स क्या होता है। नोट्स एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स से भाई दबे, कि तुम्हें चीजें समझ में। आधे से ज्यादा बच्चे नोट्स के चक्कर में भाग जाते हैं, बेवकूफी मत करो, ठीक है। स्केलर्स क्या होता है, जितना हमने पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड विथ मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। जब मैं बैच में पढ़ा रहा था, उड़ान बैच में, थर्ड बैच में उड़ान के, तो एक बच्ची कहती है सर आज तक मेरे को मां कसम ये मैग्नीट्यूड नहीं समझा है। भाई मैग्नीट्यूड मतलब कुछ और नहीं होता, वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो स्केलर क्वांटिटीज क्या क्या है। डिस्टेंस ट्रेवल, तो तुम कैसे बोलोगे कि मान लो इसको तुम ऐसे देखो कि मैं तुमको कह रहा हूं कि भाई पॉइंट पी से लेके पॉइंट क्यू तक तुमने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, यहां पे मान लो पॉइंट क्यू है, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, मेरा डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो तुम्हारा 5 है भाई साहब, ये क्या है, यही तो है वो मैग्नीट्यूड। और ये सेंटीमीटर क्या है भैया, यही तो है यूनिट। तो एक नंबर और यूनिट इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते, तो नंबर वाला जो पार्ट होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। सिमिलरली अगर तुम बोलोगे स्पीड, तो स्पीड को तुम बोलते हो कि भैया 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तेरा भाई गाड़ी चला रहा था, तेरी बहन गाड़ी चला रही थी। ओके, तो यहां पे भाई 20 क्या है, 20 जो है ये मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर पर आर ये यूनिट है। और सिमिलरली वर्क डन तुम बोलते हो कि भैया 100 जूल का वर्क डन हुआ, तो 100 क्या है, 100 मैग्नीट्यूड है, जूल यूनिट है। समझ गए तुम लोग, सिंपल है ना स्केलर क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो घर की बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता पाजी, यहाँ पे ना डायरेक्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगला देखो क्या है
कि वेक्टर क्या होता है, तो तुम बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। ओके, मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है क्या होता है, और डायरेक्शन की भी जरूरत है अगर तुम्हें उसको पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे क्वांटिटी को तुम बुला देते हो वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल तुम समझो कि अगर ये बंदा ये लाल वाले रास्ते पे जा रहा है, ये वो लाल वाला रास्ता, तो ये हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कभी इधर मुड़ रहा है कभी उधर मुड़ रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर यहां से स्टार्टिंग से एंड सीधा गया, एक डायरेक्शन दे रहे, देखो तुमको एरो दिखाया, तो ये जो डायरेक्शन दे रहे तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ रहे हो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। फिर बाकी तुमको ये आता है अच्छे से, इसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो क्यों डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कह रहा हूं एक आदमी है, ठीक है ना, और उसको मैं कह रहा हूं कि ये वाला भाई साहब जो ब्लॉक है ये पॉइंट पी पे है, तुझे पॉइंट क्यू तक पहुंचाना है। अब उसको मैंने बोला कि भाई तुझे 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये 100 हो गया मैग्नीट्यूड, न्यूटन हो गया फोर्स का यूनिट। अब उसको मैंने ये बताया नहीं कि किस तरफ लगाना है। ओके, अब अगर वो ऊपर से फोर्स लगाए 100 न्यूटन का फोर्स, तो लगा रहा है 100 न्यूटन, बट क्या ब्लॉक क्यू तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, तो उसको इस दिशा में लगाना पड़ेगा फोर्स। तो डायरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? सिंपल सा एग्जांपल लेके समझा। देखो इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है ना, फ्री मटेरियल्स के अंदर, तो आप वहां से जाके ले सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। बाकी यहीं पे हमारे बहुत सारे बैचेस भी होते हैं। जैसे अगर तुम क्लास 11th में हो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, तो उड़ान बैच जो हमारा है, चाहे तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी ले रहे हो, जनरल ग्रुप है, उड़ान बैच में तुम एडमिशन ले सकते हो। बैच में क्या क्या मिलेगा थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आगे हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। लाइव क्लासेस मिलेंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक, सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे तुम्हारे, कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है। मोबाइल पीसी टैबलेट हर जगह आपको मिल जाता है, चाहे आपके पास एक एंड्रॉइड फोन हो या फिर एक iOS का फोन हो, सब जगह आपको मिलेगा। हर एक क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइव चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जो कि हम जूम पे लेते हैं, उसका लाइव रिवीजन होता है एग्जाम से पहले, फिर पर्सनल मेंटरशिप आपको दी जाती है जिसमें आप टीचर से बात करके अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर पाते हो, और टेस्ट सीरीज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होते हैं। ठीक है, तो 11th के लिए भी बैच होता है, 12th के लिए बैच होता है। उड़ान जो हमारा बैच है वो 11th के लिए बैच है। भाई साहब डाउट क्लियरिंग एक मसला हो जाता है लाइव बैच में कि डाउट कैसे क्लियर होगा, तो बड़ा सिंपल हमने फंडा रखा है, लाइव क्लास में आके डाउट क्लियर कर सकते हो तुम। एआई दोस्त करके एक फीचर दिया है, स्क्रीनशॉट डालो, फोटो अपलोड करो, लिख के डाउट पूछो, डाउट क्लियर कर देगा। एआई स्टूडेंट भी यूज करते हैं, ठीक है ना, हमारे बच्चे तो कर रहे हैं। 1-to-1 कॉल टीचर से कनेक्ट कर सकते हो, डीसीएस जो कि जूम पे होता है। तो ये सारा डाउट क्लियरिंग का फंडा है। कोई भी प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो ये दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके तुम इंक्वायरी कर सकते हो, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। चलिए सॉर्टेड है, यहां तक क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तुम बोलोगे भाई क्या है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर? बहुत सिंपल है कि भाई वेक्टर को सिंबल्स की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सिंपल है ना, देखो मैं समझाता हूं, सिखाता हूं, देखो टेंशन मत लो। देखो P एक पॉइंट है, ठीक है ना, विजुअलाइज करो, आगे फिर मैं लिख लिख के पढ़ाने वाला हूं तुम्हें, ठीक है ना। तो P एक पॉइंट है, यहां से तुमको Q तक जाना है, तो P से Q तक जाना है। अब समझो P से Q तक मैं डायरेक्शन के साथ बता रहा हूं, तुम Q की तरफ जा रहे हो तुम, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट हो गया मान लो तुम्हारा P से Q तक, कितना हुआ? तो तुम बोलोगे भाई पी क्यू डिस्प्लेसमेंट हो, इसका कुछ तो वैल्यू होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो ऊपर एक बार दिखाना है। अब मान लो मैं तुमको आगे एग्जांपल देता हूं कि P से Q तक जा रहे हो तुम, अगर तुम Q से P भी जाते, ओके, तो तुम QP लिखते और तुम्हारा ये इस तरीके से होता। समझ रहे हो? मतलब ये एरो ऊपर इस तरीके से घुमा के नहीं दे सकते तुम। क्लियर? तो PQ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इसको हम रीड करते हैं, कैसे रीड करते हैं इसको? वेक्टर PQ। तो ये PQ और ऐसे है, इसका मतलब इसको वेक्टर PQ बोलेंगे, इसको वेक्टर F बोलेंगे, इसको वेक्टर S बोलेंगे। रीड करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। ओके, अब अगला देखो ध्यान से, अगला देखो वेलोसिटी वेक्टर ले लेते हैं एक। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी वेक्टर के लिए हम v लिखेंगे, ऊपर बार दे देंगे, इसको कैसे रीड करेंगे? वेक्टर v। फोर्स वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम f के ऊपर एक ऐसा लाइन मार देंगे, एरो दिखा देंगे, बार दिखा देंगे, जो भी आप बोल रहे हो, और हम इसको बोलेंगे वेक्टर f। ठीक है, तो आपको रीड करने आ गया कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम किसी वेक्टर को। अब ध्यान से सुनो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकली। तुम ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? और यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें समझना है कि मान लो P से Q तक तुम गए, अब ध्यान से देखो ये 5 सेंटीमीटर का तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, तो तुम बोलोगे डिस्प्लेसमेंट P से Q तक हुआ मेरा, और मेरा ये 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। P से Q के बीच की जो दूरी है स्ट्रेट लाइन में, वो है 5 सेंटीमीटर की, ये तुमने कह दिया। अब ये जो पार्ट है वो टेल है, और जहां पे तुमने खत्म किया वो हेड है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे थे तुम, हेड तुमको दिखाता है किस दिशा में तुम जा रहे हो।
हेड तुम्हें क्या दिखाता है बच्चों, कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे क्या कर रहा था, मैं यहां पे क्यू के दिशा में जा रहा था, समझ रहे हो। तो हेड उस तरफ हो गया और टेल इस तरफ हो गया, ये बात बिल्कुल याद रखना, हेड और टेल वाली। ओके, अब देखो हेड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी क्यू, और हम जब ऐसे एरो दिखाएंगे तो हमें ये भी समझ में आ रहा है पी से क्यू की तरफ हम जा रहे हैं। क्लियर है, रीड करते हैं वेक्टर पी क्यू, वही रीड करने का तरीका वही है। तो हेड और टेल बताना था यहां पे कुल मिला के, कि हेड डायरेक्शन बताता है। अब ध्यान से सुनो, हाउ टू शो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब यहां पे बात ये हो गई कि भैया ये जो आपका पी क्यू है, ओके समझ आ गया, डायरेक्शन हेड दिखा रहा है क्यू की तरफ जा रहा है, बट ये 5 सेंटीमीटर भी तो है इसका मैग्नीट्यूड, इसको कैसे दिखाओगे। ये 5 सेंटीमीटर जो मैग्नीट्यूड है इसको भैया कैसे शो करोगे। तो ध्यान से सुनो, मान लो तुम्हें मैग्नीट्यूड दिखाना है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। अब तुम्हें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, हाँ भैया मुझे पता है। करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मान लो फोर्स 2 न्यूटन, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिखाएंगे कैसे, यही तो मैग्नीट्यूड है ना, 2 मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, 2 मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, 2 मैग्नीट्यूड है, राइट। यूनिट अलग अलग है एज पर द फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। ध्यान से समझो इस बात को, ऐसा एक डंडा मारने का, उसके बीच में वेलोसिटी लिखने का, पूरा लिखो आधा लिखो, जैसा लिखना लिखो, मतलब जो तरीका है लिखने का, ये हो गया। यहां तक क्लियर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ओके। ऐसा डंडा डंडा मार के बीच में डालने का बोलेगा 2 मीटर पर सेकंड। तो ये जो डंडे हैं, ये डंडा दिखा रहा है भाई मैग्नीट्यूड, सिंपल भाषा में। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस ऊपर लाइन, डंडा बंद, 2 मीटर, समझ गया मैग्नीट्यूड। फोर्स का देखो, मान लो फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो अगर मैंने x को ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं x का मैग्नीट्यूड बता रहा हूं भाई साहब। तो अगर मैंने यहां पे लिख दिया 2 न्यूटन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x की जो मैग्नीट्यूड है वो 2 न्यूटन है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं पी क्यू, तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, 5 सेंटीमीटर, कि हाँ भाई p से q तक जा रहे हैं, जो पी क्यू जो भी रिप्रेजेंट कर रहा हो, और उसका मैग्नीट्यूड 5 ही सेंटीमीटर है। समझ गए, सिंपल है। तो बहुत सिंपल है, यहां तक तो बहुत आसान लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है आसान तो 2-4 बार पढ़ो, आसान लगने लगेगा, चिल मारो, इजी है वैसे। अब वेक्टर के प्रकार देखते हैं कि भाई साहब वेक्टर के कितने प्रकार होते हैं। बड़ा सिंपल है भाई, वेक्टर के कुछ निम्नलिखित प्रकार है। नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब सबको मिला के क्या बन रहा है। उसके बाद आता है निगेटिव वेक्टर, मैं इधर चला तो निगेटिव वेक्टर इधर चला, उल्टा वाला वेक्टर, बहुत इजी है। इक्वल वेक्टर, दोनों वेक्टर बिल्कुल इक्वल, फिजिकल क्वांटिटी सेम, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, सब सेम, डिट्टो सेम, ओके। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर में क्या होता है भाई साहब, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन बताता है किसी की। उन लोगों को ये समझ नहीं आता भाई, पोजीशन वेक्टर नहीं समझ में आता। आज हम लोग ना चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। भाई मेरे को पोजीशन वेक्टर नहीं समझा, एक्सप्लेन इट लाइक अ 5 ईयर किड टू मी। हमारा जो एआई है ना, हमारा जो हम हमारे उड़ान बैच में देते हैं इजी लर्निंग में, तो वहां पे हमारे एआई को बच्चे जाके कहते हैं एक्सप्लेन में दिस, उसने कुछ सॉल्यूशन दिया, उनको नहीं समझा, फिर वो कहते हैं एक्सप्लेन में दिस लाइक अ 10 ईयर किड, फिर वो 10 साल के बच्चे की तरह समझाता है। और एक बच्चे को रिस्पॉन्स आया कि भाई एआई कह रहा है उसको, भाई 10 साल का बच्चा ये सवाल नहीं पूछता। ओके, एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। तो पोजीशन वेक्टर एक चीज हो गया, और एक होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के वेक्टर है जिसको हमें समझना है, बिल्कुल आसान है, कंफ्यूज मत होना। जो मेरे शब्द निकल रहे हैं मुंह से वही उसका मतलब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीरो वेक्टर, इसी को हम नल वेक्टर भी बुलाते हैं, नल वेक्टर इसी को हम जीरो वेक्टर बुलाते हैं, खाली है, शून्य वेक्टर। तुम्हारे पुस्तक की माने तो तुम्हारे पुस्तक में लिखा हुआ है कि वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो आ रहा है। मान लो किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया, फोर्स उस पर 0 न्यूटन लग रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो आ रहा है, एंड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आर्बिटरी किसी तरफ तो है, कुछ तो डायरेक्शन है उसका, इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर। इसको हम डिनोट करते हैं जीरो के ऊपर ऐसा लाइन मार के, सिंपल। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। एग्जांपल टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल इज अ जीरो वेक्टर। तो बोले भाई क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहा है कि अगर कोई चीज रुकी हुई है, स्टेशनरी पार्टिकल है, लेट्स से कि ये जो ये कार है, एक मान लो ये हमारा कार है, कार रुकी हुई है, एट रेस्ट है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो तुम बोलोगे भैया कार रुकी हुई है तो वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो ये हो गया ना जीरो वेक्टर। अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, तो जीरो आ गया तो हो गया जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड जीरो आ गया, देखो ना जीरो मैग्नीट्यूड। एक और देखो कितना बढ़िया एग्जांपल लिखा है, बच्चे लोगों को कई बार ये समझ नहीं आता, तो मैं समझाता हूं। द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी जीरो वेक्टर।
मोशन है ना प्लेन हम पढ़ने वाले, ठीक है ना, इसके बाद वाला चैप्टर लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, फिजिक्स में पूरी फील आ जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, जो यहाँ पे मेरे सामने है इज अ जीरो वेक्टर। तो क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? मान लो कि इस वाले पॉइंट से मेरे को लाल रंग अच्छा नहीं लग रहा, मैं ब्लू रंग इस्तेमाल करूंगा अभी। ओके, तो मान लो ये वाला तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है और ये वाला तुम्हारा फाइनल पॉइंट है, और यहां से यहां तक तुम जा रहे हो। यहां पे तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी था मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, और ये पार्टिकल पे तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसी को तो बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो वेलोसिटी यहां है, जो हाल दिल का नहीं, जो वेलोसिटी यहां का वही वेलोसिटी वहां का। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे तुम लोग के स्कूल का यूनिफॉर्म, कोई बच्चा गरीब हो, कोई बच्चा अमीर हो, चेंज हुआ नहीं हुआ, तो वही हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब मान लो इसमें टाइम लग गया मान लो 100 सेकेंड्स, ओके। तो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? तो तुम बोलोगे भैया एक्सेलरेशन का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट। अब देखो वेलोसिटी फाइनल क्या था भैया 10, इनिशियल क्या था भैया 10, डिवाइड बाय 100। ऊपर आ गया भैया 0, नीचे आ गया 100। अबे 0 अगर ऊपर आ गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। भाई साहब एक्सेलरेशन मिल गया हमको, इसका मैग्नीट्यूड मिल गया एक्सेलरेशन का 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ हो, मतलब मैग्नीट्यूड 0 मिल रहा है। तो ये वाला एक्सेलरेशन वेक्टर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले का क्या होता है, एक जीरो वेक्टर होता है। टेक्स्ट बुक का कन कन सिखा दिया तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं, मेरा फेवरेट जीरो वेक्टर, बहुत फेवरेट है मेरा। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर बड़ा सिंपल, जैसा नाम रिजल्ट, सब जोड़ जाड़ के आ जाता है रिजल्ट में। द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर हो सकते हैं तुम्हारे, तभी तो रिजल्टेंट आएगा। एक अकेले का रिजल्टेंट वही होता है, समझ लो, एक वेक्टर तो उसका रिजल्टेंट वही होगा। तो देखो द रिजल्टेंट ऑफ 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर इज डिफाइंड एट दैट सिंगल वेक्टर व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द वेक्टर्स टुगेदर। नहीं समझा, डोका था। मैं क्या बोलता है देख, एग्जांपल से देख, एक ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, एक और फोर्स लग रहा है लेट से 2 न्यूटन का। तो दो लोग मिलकर के इसको रस्सी बांध करके बढ़िया ऐसे खींच रहे हैं, नीचे से भी बंदा खींच रहा है, कमजोर आदमी है 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एक आदमी मजबूत आदमी है 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दो लोग मिलकर इसको खींच रहे हैं, फुल तुम लगा रहे हैं। फिर आया एक भीम ओके, फिर एक भीम टाइप आदमी आया, सेम टाइप का दूसरा ब्लॉक था, और मान लो पीछे से भी कोई है मान लो 5 न्यूटन, ठीक है 5 न्यूटन, कोई और भी पीछे से वो भी आ रहा है, भाई 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 धक्का नहीं मार रहा, मैं भी देता हूँ धक्का, 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया उसने। तो टोटल कितने लोग खींच रहे हैं, 2 लोग खींच रहे हैं, एक लोग धक्का लगा रहा है, तो पूरे यहाँ पे देखो 5 2 5 हो गए। अब ध्यान से समझना, एक और सेम टू सेम ब्लॉक पर एक बलशाली आया भीम, ओके, और ये भीम ने भाई साहब अकेले ही खींच दिया 12 न्यूटन से। जितना ये लोग घसका पा रहे थे इसने अकेले ही घसका दिया, समझ रहे हो? तुम देखो ना, ये 5 कितना हो गया 10, और ये 2 हो गया 12। सेम डायरेक्शन है सबका, सबका डायरेक्शन सेम है देखो, तो 12 न्यूटन। ओके, 2 और मोर वेक्टर, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर, 3 वेक्टर थे यहां पे, एक अकेला वेक्टर 12 न्यूटन का, इन तीनों के बराबरी का सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं भीम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। ये हमारा हो गया फोर्स का रिजल्टेंट वेक्टर। एक और एग्जांपल ले 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 चलो, 12 न्यूटन ये बंदा खींच रहा है, ओके, ये भी 12 न्यूटन का खींच रहा है। इफ अ सिंगल वेक्टर इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अगर एक वेक्टर ही एक बॉडी पे एक्ट कर रहा है तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो सेम ही होगा, समझ रहे हो? यहाँ पे एक ही वेक्टर लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट भी एक ही होगा। ओके, मतलब मान लो कि किसी ने तुमको कह दिया कि भाई एक बंदा धक्का मार रहा है 12 न्यूटन की तरफ से, या फिर खींच रहा मान लो 12 न्यूटन का फोर्स लगा के, अब तुमको बताना है इसका रिजल्टेंट, मतलब 12 न्यूटन, अगर बॉडी पे एक ही फोर्स लग रहा है, एक ही वेक्टर है, तो वही वेक्टर उसका रिजल्टेंट भी, और अगर 2 3 4 है तो सबको जोड़ दो घटा दो, सिखाऊंगा जोड़ना घटाना। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ पे 15 न्यूटन का फोर्स लगा के कोई खींच रहा है, इधर से कोई बंदा इधर से खींच रहा है, पर मैं नहीं जाने दे रहा ब्लॉक को 5 न्यूटन के फोर्स से, समझ रहे हो? अब ब्लॉक किधर जाएगा तुम बताओ, ब्लॉक किधर जाएगा, ज्यादा जिधर फोर्स है उस तरफ जाएगा, कितने तेजी से जाएगा? तो बहुत सिंपल है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। अब देखो, अब यहाँ पे कमाल की बात है, ये फोर्स का डायरेक्शन इधर है पर एरो में ऐसे ही दिखाना है, याद रखना, गलती मत करना ये। तो भैया हमारा जो ब्लॉक है वो जाहिर सी बात है ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा, हमें पता है। और 10 न्यूटन कैसे किया, 15 इधर पॉजिटिव ले लिया तो इधर निगेटिव ले लिया, सिंपल है ना, एक को पॉजिटिव लो एक को निगेटिव लो, बड़ा वाला पॉजिटिव है इस तरफ मूव कर जाएगा, सिंपल। तो ये देख के समझ में आ रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं।
भाई यहाँ पे मन को शांति मिलती है और ये पूरा खत्म होता है। एक और उदाहरण तुम्हारे लिए, ब्लॉक है, ब्लॉक पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक तरफ से यहां से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब बताओ, दोनों तरफ से 5 न्यूटन है, ब्लॉक कहां जाएगा? ब्लॉक कह रहा है मैं नहीं हिल रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा। 0 न्यूटन का इस पर रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, बैलेंस हो जाएगा, कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। रिजल्टेंट जो होगा 5 इधर से और इधर से 5, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों कैंसिल, 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट। क्लियर? चलो भाई साहब आगे हो गया। दो टाइप क्लियर हो गए। निगेटिव वाला बहुत इजी है। अ निगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, तुमको कोई तो वेक्टर दे देंगे, एग्जांपल दिखाता हूं। ये मान लो तुमको एक वेक्टर दे दिया 5 न्यूटन का, ओके। अब बोल रहे इसका निगेटिव वेक्टर बताओ, तो तुम बोलोगे अ निगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज सेम, इज अ वेक्टर, ये भी एक वेक्टर ही होता है, निगेटिव वेक्टर भी एक वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। तो तुम्हारा गिवन वेक्टर है 5 न्यूटन F1, इसका निगेटिव वेक्टर तुम निकाल लो इस तरफ F2, पर वो क्या होगा? उल्टे डायरेक्शन में। समझ रहे हो? ये अगर इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, बट उस डायरेक्शन में, तो ये हो गया तुम्हारा निगेटिव वेक्टर। क्लियर? चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। इक्वल वेक्टर बड़ा प्यारा, इसका डेफिनेशन मुझे सबसे ज्यादा स्वीट लगता है। क्या है इसका डेफिनेशन? टू वेक्टर्स ए एंड बी, मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ए और एक बी, रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी। भाई मैं इसको ना हाईलाइट करूंगा, भाई ये बहुत जरूरी है कि हाईलाइट हो। तो यहां पे सेम क्या है भाई साहब? फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ तो आगे का कुछ भी हो नहीं चलेगा, ठीक है ना। एक फोर्स है तो दूसरा भी फोर्स होना चाहिए, एक वेलोसिटी है तो दूसरा भी वेलोसिटी होना चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट है तो दूसरा भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, जरूरी है। और सेट टू बी इक्वल, हम इक्वल तभी बोलेंगे इफ एंड ओनली सेम मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी सेम है। मतलब देखो यहां पे एक फोर्स 5 न्यूटन का यहां पे लग रहा है और यहां पे एफ बी फोर्स लग रहा है वो भी 5 न्यूटन का। अब देखने वाली बात कमाल की है कि भाई साहब यहां पे भी ये फोर्स ही है, यहां पे भी एक फोर्स ही है, 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, डायरेक्शन भी सेम है। तो हम बोलेंगे भैया एफ ए इक्वल टू एफ बी। यहां पे हम बोल सकते हैं कि भैया वेक्टर एफ ए इज इक्वल टू वेक्टर एफ बी। कितना प्यारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहां पे देखो P Q R S, ये तुम्हारे 3 वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर्स हैं। मैं कहता हूं इनका सेम टू सेम इनका फिजिकल क्वांटिटी है, सारे के सारे तुमको डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। तो भाई इनका डायरेक्शन भी सेम है, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि भैया ये सारे इक्वल वेक्टर्स हैं। ओके, मैग्नीट्यूड भी सेम आना चाहिए, डंडा में लिख दिया मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है, मॉड मॉड। ओके आगे बढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर, कह रहे हो थोड़ा कठिन समय आयो रे भैया, पोजीशन वेक्टर लोगों को समझने में बड़ा एक दिक्कत होता है। मैं सिंपल भाषा में बताऊं, पोजीशन वेक्टर पोजीशन बता रहा है किसी चीज का, यही यही पोजीशन वेक्टर ना। जैसे ही बच्चा हमारा पहुंचता है मोशन इन अ प्लेन, उसको यूं समझ आ जाता है। लाइक बैच में मेरा अपना ऑब्जर्वेशन रहा है, बच्चे अक्सर कहते हैं सर पोजीशन वेक्टर नहीं समझा। अरे कोई बात नहीं, समझेगा यार, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। देख अभी सुन के ले, क्या है क्या है, सुन सुन सुन। अ वेक्टर व्हिच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, एक ऐसा वेक्टर जो तुमको पोजीशन देता एक पार्टिकल का, बट कहां? एट अ पॉइंट वेयर रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यहां पे गड़बड़ हो जाता है खेल, यहां पे गड़बड़ हो जाता है। भाई सिंपल है, देख तेरे को मैं क्या समझा रहा हूं, यहां तक तो तू समझ गया ना। अ वेक्टर व्हिच गिव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एक ऐसा वेक्टर जो तुमको बता रहा है पोजीशन। फॉर एग्जांपल तुम ऐसे समझो कि तुम्हारे घर में घड़ी है, घड़ी घड़ी, और घड़ी दिखा रहा है तुम्हें 2 बज रहा है। घड़ी क्या दिखा रहा है भाई? 2 बज रहा है, तो 2 की तरफ पॉइंट कर रहा है कौन? घड़ी का कांटा, डायरेक्शन दिखा रहा है। तो तुम बोलोगे भैया ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर, ये घड़ी का जो घंटा वाला कांटा है वो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर। लेकिन तुम कहां देख रहे हो ये सब? तुम देख रहे हो ये सब घड़ी के अंदर। तो ध्यान से देखो कैसे हो जाएगा। एट अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, तुम कहीं से तो देख रहे हो ना, कहीं से तुम देख रहे हो किसी चीज को, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर करोगे। यहां से देख रहे हो, वहां से देख रहे हो, चलते हुए बाइक से देख रहे हो, कार से देख रहे हो, कहां से देख रहे हो, एक तुम्हारा अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम तुमको चूज करना पड़ेगा, तब तुम उस पर्टिकुलर चीज को पोजीशन वेक्टर बोल सकते हो। अगर अभी भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एक एग्जांपल से समझते हैं। भाई मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया एक्स वाई, हमारा प्यारा राज दुलारा पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने चूज कर डाला। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये मेरा ओरिजिन है, कोई दिक्कत नहीं, और मैं बिल्कुल ओरिजिन से इस पार्टिकल को देख रहा हूं। ये स्क्वायर जैसा जो पार्टिकल दिख रहा है, ये वाला, इस पार्टिकल को बिल्कुल मैं देख रहा हूं, और मुझे ओरिजिन से इसका डायरेक्शन बताना है।
क्या करना मुझे ओरिजिन से, इसका डायरेक्शन बताना है एक्स वाई प्लेन में। तो मैं बोलूंगा भाई ये पॉइंट पी जो है हमारा वो यहां है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो ये जो मेरा वेक्टर है, मान लो ये आर वेक्टर है और यही आर वेक्टर मेरा क्या है, ओपी है। ओपी के बराबर है ना, ये लाल वाला लाइन ओपी है ना, तो ओपी के बराबर मेरा आर है और मेरा ओपी और आर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। सिंपल, समझ रहे हो? मुश्किल लग रहा है, टेंशन मत लो। इन रियलिटी बताने के टाइम में हमें यहां से एंगल भी बताना पड़ता है कि हाँ भाई यहां से थीटा एंगल उठा हुआ है, तो हम ज्यादा एक्यूरेट बता पाते हैं। क्लियर? धीरे धीरे समझेगा, चिंता मुक्त हो जाओ। यूनिट वेक्टर क्या होता है, बड़ा सिंपल। देखो यूनिट वेक्टर बड़ा प्यारा चीज है। अगर अभी यूनिट वेक्टर को तुम अच्छे से समझ लेते हो तो तुम्हारे आगे का ये चैप्टर ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करने जाएंगे तो यूनिट वेक्टर विल कम इनटू द कैलकुलेशन। ओके, यूनिट वेक्टर क्या होता है, मान लो ये फोर्स है। ओके, ये फोर्स वेक्टर है, इसको मैं फुल वेक्टर बोलूंगा, फोर्स को मैं फुल वेक्टर बोलूंगा। अब ये फोर्स का यूनिट वेक्टर बन गया। तो यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फुल वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है फुल वेक्टर के डायरेक्शन में। एग्जांपल के लिए वेलोसिटी का फुल वेक्टर हो गया और ये हो गया वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर, जो मुझे बता रहा है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फुल वेक्टर। अब तुम बोलोगे भाई नहीं समझा, नहीं समझा, समझेगा अभी समझेगा। सुनो, बस इतना याद रखना, अभी के लिए दो चीजें याद रखनी है, चैप्टर पूरा पढ़ना है ना हमें। अगर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, ओके, तो इसको मैं बुलाता हूं फुल वेक्टर, कि इसके पास सारा इंफॉर्मेशन है वेक्टर के बारे में। ओके, ये मेरा हो जाता है फुल वेक्टर, मतलब इसके पास सारा इंफॉर्मेशन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है भाई साहब इसके पास, तो भाई साहब सुनो, इसके पास एक है मैग्नीट्यूड। ओके, इसके पास क्योंकि ये वेक्टर है तो एक इसके पास है मैग्नीट्यूड, और भैया एक है इसके पास डायरेक्शन। इसके पास दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शन वाला पार्ट होता है इस वेक्टर का, जो डायरेक्शन वाला पार्ट है वो तुम्हारा यूनिट वेक्टर देता है। तो बोलोगा नहीं 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 समझा, कोई बात नहीं, देखो अभी समझो। अ यूनिट वेक्टर विथ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ फुल वेक्टर, इट इज अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, एक वेक्टर है जिसका कुछ तो यूनिट्स में मैग्नीट्यूड होगा, इन द डायरेक्शन, उस दिशा में जिस दिशा में फुल वेक्टर जा रहा है। नहीं समझा, देखो अभी समझेगा। देखो, फुल वेक्टर शुड नॉट बी अ जीरो वेक्टर। तुम्हारा फुल वेक्टर यहाँ पे जीरो वेक्टर रहेगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगी ना, कुछ तो मैग्नीट्यूड चाहिए करके। ओके, यूनिट वेक्टर का काम है फुल वेक्टर का डायरेक्शन शो करना। यूनिट वेक्टर का काम है फुल वेक्टर का डायरेक्शन शो करना। अगर तुमको एकदम आसान लैंग्वेज में चाहिए तो तुम याद रखो, यूनिट वेक्टर का काम है फुल वेक्टर का डायरेक्शन शो करना, कि फुल वेक्टर किस डायरेक्शन में है। एग्जांपल, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये है एक वेक्टर, मैंने कहा था ये फुल वेक्टर होता है और इसके में दो इंफॉर्मेशन होता है। एक होता है इसके पास इसका मैग्नीट्यूड जो तुम रिप्रेजेंट करते हो कुछ इस तरीके से, और दूसरा होता है इसका डायरेक्शन जो तुम रिप्रेजेंट करते हो एक यूनिट वेक्टर के तरीके से, और यूनिट वेक्टर के लिए तुम ऊपर लगाते हो एक कैप। समझ रहे हो? अगला सुनो, ये कैप की वैल्यू क्या होगी, यही तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देख लो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक वेक्टर, मान लो फोर्स एक वेक्टर है, तो इस फोर्स वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा ये वाला, और इसका एक क्या होगा, डायरेक्शन होगा, जो तुम कैप लगा के इसके ऊपर दिखाओगे, और ये एफ यूनिट वेक्टर बन गया तुम्हारा एफ का। अब इसकी अगर मैं तुम्हें वैल्यू पूछूं तो तुम क्या बोलोगे, इसको इधर ही रहने दो, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो एफ जो हमारा फुल वेक्टर है डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा तुम्हारा यूनिट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, बार बार यूज होगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, फुल वेक्टर डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। ये क्या है, ये फुल वेक्टर है, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। तो देखो यहां पे क्लियर है, तो यूनिट वेक्टर होता है फुल वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर कौन सा है, ये फुल वेक्टर है, याद रखना। ओके, सिंपल, आसान, बहुत इजी, लल्लन टॉप। अब मेरी बात सुन भाई, यहां तक अगर लुप्त उठा रहे हो ना वीडियो का, बड़ा मजा आ रहा है तुमको, लुप्त उठा रहे हो फुल टू फुल, तो भाई बैच को ज्वाइन करना, क्योंकि बैच ज्वाइन करके तुम्हारा प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। टीचर्स तुमको बड़े प्रेम से पढ़ाएंगे। कोई भी प्रश्न है इसके बारे में तो नंबर एक बार दिखा देता हूँ, मेरा प्यार नंबर 8527529111, इस पर कॉल करके इंक्वायरी कर लेना। और देखो समस्या कैसा है, मैं तुमको एक चीज और बताता हूँ भाई, तुम लोग इतना एक आधे घंटे से देख रहे हो, पहले तो आधे घंटे से देख रहे हो तो लिख दो आई एम अ चैंपियन कमेंट्स में, जैसे मुझे पढ़ के समझ में आया कि तुम भाई हो चैंपियन। कई बार, अब मैं ये वीडियो कब शूट कर रहा हूँ, मैं तुमको घड़ी दिखा रहा हूँ, घड़ी ये देख रहा हूँ, कुछ 11:15 हो रहा है। मैं दिन भर शूट करना चाहता था, बट कुछ बिल्डिंग में काम थी, कुछ पर्सनल चीजें आ गई जिसके कारण मैं शूट नहीं कर पा रहा था। ठीक है,
अब मैं शूट तो कर रहा हूँ, लेकिन कई बार चीजें इतनी चैलेंजिंग हो जाती है कि यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा व्यूज आए तो मोटिवेशन आता है, नहीं आया तो मोटिवेशन नहीं आता, कोई गलत कमेंट आ गया तो फिर डिमोटिवेशन आ जाता है। ये यूट्यूब का एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है ना। कोई ऐसा मतलब जवाबदेही नहीं है, ठीक है ना, फ्री में पढ़ा रहे हैं लोगों को, शौक से पढ़ा रहे हैं वाली बात है। पर वही जब तुम बैच में आते हो, तुम पैसे दे के आते हो, फ्री में नहीं मिल रहा तुमको, वो अब एक जवाबदेही होती है, और वहां पे एक टाइम टेबल होता है कि हाँ भाई हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को लेक्चर होगा तो होगा, समझ रहे हो, तो होगा वाली बात हो जाती है, और वहां पे सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होता है। फिर पढ़ाते ऐसे ही है टीचर, बट मजा आ जाता है, समझ लो, ज्यादा क्वेश्चन होता है, ज्यादा इंटरेक्शन होता है, तुम्हारे डाउट ज्यादा बेटर क्लियर होते हैं। तो डेफिनेटली बैच को ज्वाइन करना, लिख देना चैट में, वैसे बाय द वे कमेंट में लिख देना, आई एम अ चैंपियन, आई एम प्राउड ऑफ यू, बैच में मिलते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं वैसे। तो यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब देखो, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन इस तरफ होता है, वाई एक्सिस का डायरेक्शन इस तरफ होता है, जेड एक्सिस का डायरेक्शन इस तरफ होता है, ये तो तुम्हें पता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हें पता होगा। तो एक जनरल याद रखना, आई कैप जे कैप के कैप। तुम बोलोगे क्या है ये आई कैप जे कैप के कैप, कहना क्या चाह रहे हो। तो देखो, एक्स एक्सिस का अगर यूनिट वेक्टर है तो उसको मैं आई कैप से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मतलब एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन बताता है, एक्स एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन बताने वाला एक यूनिट वेक्टर होता है, उसको मैं आई कैप कहता हूं। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में बोलता हूं वाई कैप, या फिर मैं उसको जे कैप करके लिख सकता हूं। तो वाई कैप या जे कैप ये रिप्रेजेंट करता है, और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस विल बी जेड कैप और के कैप। अब तो बोलोगे इसका मतलब क्या है। मतलब बहुत सिंपल और सादा है कि अगर कोई यूनिट वेक्टर, कोई वेक्टर तुमको डायरेक्शन बता रहा है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो तुम उसको आई कैप से रिप्रेजेंट कर दोगे। अगर कोई तुम्हें डायरेक्शन बता रहा है टुवर्ड्स वाई एक्सिस, तो जे कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर तुम्हें कोई डायरेक्शन बता रहा है टुवर्ड्स के, तो उसको तुम के कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बेसिकली यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। सिंपल। चलिए सुशील आगे याद करते हैं। तो देखो, अगर एक्स हमारा एक फुल वेक्टर है, एक्स एक्सिस का हमारा फुल वेक्टर, तो उसकी मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर आई कैप। तो आई कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई कैप इज इक्वल टू फुल वेक्टर जो कि हमारा एक्स था, डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। सिंपल। अच्छा, सिमिलरली तुम इसको y के लिए लगा सकते हो, y इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा y, और ये y एक्सिस के डायरेक्शन में, तो यहां पे क्या आ जाएगा जे कैप। तो जे कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे कैप की वैल्यू हो जाएगी फुल वेक्टर y डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। बार बार प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आगे काम आने वाला है। अच्छा, z की मैग्नीट्यूड z एक्सिस की तरफ है, तो इसका के कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, z पूरा डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। सिंपल। चलो यार, थोड़ा तुमको इतना पढ़ाया लिखाया तो तुमको थोड़ी तुम्हारी चेक योर क्या अंडरस्टैंडिंग, भाई चेक योर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग थोड़ा लाल हो गया तो दिख नहीं रहा तुमको, कलरफुल पीपल ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो पहला है डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर तुमने बिल्कुल सोचा, कमेंट में फटाफट जवाब देना, देखता हूं कितने लोग जवाब दे रहे हैं। वॉल्यूम इज अ डैश क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ओके, the resultant of two or more vectors is defined as that single vector which produces the same effect as produced by the vectors together is called as dash. क्या होता है resultant vector। एक और, two vectors A and B representing same physical quantity are said to be equal if and only if they have same magnitude and same direction are called as equal vector। तुमने अगर यहां तक करा है तो तुमको समझ में आई ये चीजें, अब एक्सेप्ट कर लो कि समझ में आई है, ठीक है ना। थोड़ी तारीफ करो मेरे नीचे कमेंट में। भाई साहब आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशंस ऑन वेक्टर हमारा अगला पॉइंट है। अब मेरा ना भाई लिटरली पैर दुख रहा है, मेरा मन कर रहा है रिकॉर्डिंग बंद कर देने का। सुबह से देखो यहाँ पे मैंने तुमको ये वाला इंट्रोडक्शन पढ़ाया, वेक्टर एनालिसिस पढ़ा दी, अब मेरे को वेक्टर ऑपरेशन पढ़ाना है, जो मैं इनमें पूरा नहीं पढ़ाने वाला हूँ तुमको, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाने वाला हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा वेक्टर ऑपरेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्या होता है वेक्टर ऑपरेशन, हालांकि हमें कंप्लीट नहीं करने वाले, स्टार्ट करेंगे और अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, मजा आएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है वेक्टर ऑपरेशन, वेक्टर ऑपरेशन मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह स्केलर के ऊपर कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, अगर तुम एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, तुमको वेक्टर मिलेगा। एग्जांपल देखो, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और तुमको जवाब में आता है फोर्स। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो याद रखो, जब भी तुम एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर तुमको वेक्टर मिलेगा। ओके, ऑपरेशन ऑन वेक्टर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का मतलब है उसका रिजल्टेंट निकालना कुल मिला के। सिंपल भाषा में अगर समझे कि अगर मुझे कोई बोल रहा है कि भैया वेक्टर्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो मुझे कह रहा है कि इसको रिजल्टेंट निकाल के दो मुझे कि नेट क्या फोर्स है इस पे, नेट क्या रिजल्टेंट है इसका।
सेम काइंड ऑफ वेक्टर्स कैन ओनली बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। देखो, आप चीनी में चीनी मिला सकते हो, चीनी में नमक मिला के नहीं बेच सकते, लीगल नहीं है ये, ठीक है ना। तो सेम काइंड ऑफ वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हो, फोर्स के साथ फोर्स ऐड कर सकते हो, एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन ऐड कर सकते हो, एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन हटा सकते हो। अब तुम लोग फोर्स में से मास हटा लो, लॉजिकल नहीं लग रहा है भाई, इलीगल है ये चीज, ठीक है ना। आगे बढ़ता है, तो देखो भाई साहब, यहां पे मान लो ये क्या है, ये कोलिनियर लाइन बोलते हैं इसको। एक लाइन इज कलेक्शन ऑफ डॉट, अ लाइन इज कलेक्शन ऑफ डॉट, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल तो हम उसको ऐड करते हैं। तो बोलोगे मतलब भाई क्या कहना चाह रहे हो, सेंस बनाएगा, टेंशन मतलब, ये कोलिनियर के शब्द लिखा था टेक्स्ट बुक में, बता दिया बस। तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो उसको तुम एडिशन करते हो, अगर एंटी पैरेलल है तो तुम क्या करोगे, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल तो बेसिकली कोलिनियर फोर्सेस हो जाएंगे, एडिशन करोगे तो। एग्जांपल के लिए मान लो एक फोर्स है 10 न्यूटन का, इस पे दूसरा फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, कोलिनियर है, सेम लाइन में जा रहा है, ओके। तो यहां पे तुम बोल दोगे भाई 12 न्यूटन का रिजल्टेंट है इसका, ये हो गया तुम्हारा एडिशन, ओके। एक और समझो, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे 12 न्यूटन का फोर्स है, अब तुम क्या करोगे, समझो यहां पे देखो, इस 10 को तुम पॉजिटिव 10 लोगे और इसको तुम निगेटिव 12 लोगे, क्योंकि डायरेक्शन अलग है, किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को निगेटिव लोगे, और अभी भी तुम ऐड ही करोगे, तो तुम 10, ठीक है ना, प्लस माइनस 12 करोगे, समझ रहे हो। तो अब तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 10 माइनस 12 विच विल बी 2, ओके। इस तरीके से आएगा, और 2 किस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा, निगेटिव वाले की तरफ जिसको तुमने निगेटिव लिया था। तो सब्ट्रैक्ट करने के टाइम भी तुम ऐड ही कर रहे हो, लेकिन निगेटिव वेक्टर को ऐड कर रहे हो। इज इट क्लियर। अगर टू वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो बेसिकली सब्सट्रैक्शन होगा, मतलब 12 में से 10 हटा लो, या फिर जैसे मैंने बोला वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, अगर तुम ये क्वेश्चन को गेस कर पाते हो तो तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्स है, एक 10 न्यूटन का है और एक 15 न्यूटन का, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एक नेगेटिव एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो भाई यहां पे बनाते हैं ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस। कह रहा है एक फोर्स है तुम्हारा, वो है तुम्हारा द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन। 10 न्यूटन वाला पॉजिटिव की तरफ है, तो मान लो ये मेरा है 10 न्यूटन, ओके। और 15 न्यूटन वाला तुम्हारा निगेटिव की तरफ है, ये है तुम्हारा 15 न्यूटन, ओके, निगेटिव की तरफ। अब कह रहा है कि भैया इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले 15 में से 10 हटा लो, इस तरफ 5 न्यूटन आ जाएगा, सिंपल है, ओके। इस तरफ 5 न्यूटन आ जाएगा, किधर आ जाए, निगेटिव की तरफ आ रहा है, तो 5 न्यूटन अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, ये इसका आंसर। समझे कैसे, समझे ना कैसे करना है, ये समझ आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। चलो अब एक एग्जांपल के लिए देखो, हमने बोला कि अगर कोलिनियर फोर्सेस है, इस तरीके से है, ओके, या फिर एंटी पैरेलल है, तो तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट बहुत इजीली कर सकते हो। लेकिन इमेजिन करो वेयर अ बॉडी इज इंक्लाइंड फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे रस्सी बांध के कोई इस तरीके से नहीं खींच रहा 15 न्यूटन के साथ, कोई खींच कैसे रहा है इस पे, इस तरीके से खींच रहा है 30 न्यूटन से। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मान लो कि इसको कोई इस तरीके से खींच रहा है, ओके, ओके, इस तरीके से खींच रहा है, तो अब तुम क्या करोगे, अब एक ही फोर्स होता, मान लो अगर इस तरीके से अगर एक ही फोर्स होता, मान लो 30 न्यूटन का, तो तुम बोलते थे कि रिजल्टेंट तो वही है, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है। लेकिन हम अभी एग्जांपल को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, मजेदार बनाते हैं। यहां पे मैंने बोला 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक और कोई इंक्लाइंड तरीके से खींच रहा है 30 न्यूटन के फोर्स से। अब तुमको बताना है कि इसका रिजल्टेंट कितना है। तो अगर तुम ऐसे करोगे कि 15 और 30 45, तो तुम गलत हो, क्योंकि ऐड तुम तभी कर सकते हो जब कोलिनियर हो, एक ही लाइन में हो, समझ रहे हो, इसलिए बताता हूं। अब यहां पे देखो, यहां पे मान लो कि ये दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, ओके। ये दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। तो अब तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो रिजल्टेंट निकालने का निंजा टेक्निक क्या है कि हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक है पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, बहुत सारे लॉ है, पर हमारे बुक में दो ही चीज लिखी, तो हम दो चीज समझेंगे और एक एग्जांपल लिखा हुआ है सिंपली, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ क्या कहता है वेक्टर एडिशन, अब इसका एक ग्राफिकल मेथड है और एक एनालिटिकल मेथड है। अब वही हमारा पैरेललोग्राम हो जाता है। बेसिकली ग्राफिकल मेथड में तुमको थोड़ा सा समझाता हूं, बहुत आसान है। ये सिचुएशन था 15 न्यूटन 30 न्यूटन, बीच में 60 डिग्री। तुमको कुछ नहीं करना है, एक स्केल लेना है जिसपे 1 सेंटीमीटर का मतलब होगा 5 न्यूटन। बिल्कुल, तुमको क्या करना है, इस तरीके से स्केल लेना, वैसे मेरे पास यहाँ स्केल था भी है नहीं, तो मान लो ये तुम्हारा स्केल है, तो एक स्केल लोगे और उसमें 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 5 न्यूटन। तुम ग्राफ बनाते थे ना, तुम्हें याद होगा, इस तरीके से ग्राफ बनाते थे तुम ग्राफ पेपर पे, और यहाँ पे स्केल लेते थे, क्या भाई 1 सेंटीमीटर का मतलब 100 पेड़, ऐसे लेते थे ना तुम, फिर ऐसे तुम डब्बा बनाते थे उस पर, बोले 1 सेंटीमीटर 100 पेड़, ये वाली बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मतलब है 5 न्यूटन, ओके। तो कहीं पे अगर 2 सेंटीमीटर लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 10 न्यूटन। अगर कहीं पे 3 सेंटीमीटर लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
15 न्यूटन, और 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है भैया 5 न्यूटन। ये हो गया स्केल, सिंपल, समझ आ गया। चलो अब क्या करोगे तुम, एक पॉइंट लो बिल्कुल इसके नीचे, ओके, अपने बुक में, और उसके बाद एक लाइन बना लो। अब यहां पे 15 न्यूटन है, समझो मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 5 न्यूटन, 2 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 न्यूटन, और 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे भैया 15 न्यूटन। सिंपल हिसाब किताब है ना, सिंपल हिसाब किताब है, ओके। तो भाई तुमने बोला 15 न्यूटन का ये वाला लाइन तुमको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, तो तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 15 न्यूटन के लिए तुम 3 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाओगे। तो मान लो तुमने यहाँ पे एक ओ ए बना लिया, और ये तुम्हारा F1 फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये वाला बिल्कुल इसके पैरेलल बनाना है, ओके, पोजीशन वेक्टर को उठा के डालना है, ओके। अगला वाला देखो, अब ये वाला तुम्हारा वेक्टर है, ये 30 न्यूटन है, तो 1 मतलब 5, 2 न्यूटन मतलब 10, राइट, सॉरी, 1 सेंटीमीटर मतलब 5 न्यूटन, 2 सेंटीमीटर मतलब 10 न्यूटन, 3 सेंटीमीटर मतलब 15 न्यूटन। तो मुझे बताओ 30 न्यूटन के लिए कितना सेंटीमीटर होगा, कितना सेंटीमीटर, सिंपल है, बिल्कुल इससे पैरेलल ऐसे बनाना है, देखो दोनों एकदम ऐसा पोजीशन, वेक्टर को हम क्या करते हैं पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, मतलब इस वेक्टर को इसी डायरेक्शन में तुम कहीं भी उठा के ऐसे रख सकते हो, समझ गया, इसी डायरेक्शन में। तो भाई ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो देखो ना 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30 न्यूटन, ओके। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब तुम्हें करना क्या है, ट्रायंगल लॉ में पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक ज्वाइन करना है, एक लाइन बनानी है इस तरीके से। मान लो ये ए बी है, तो ये तुमने बना दिया, देख रहे हो एनिमेशन, देखो कहां से कहां जा रहा है, देखो यहां देखो, इधर से निकला, ओ से निकला, बी की तरफ गया। तो पहले वाले के टेल से, जो तुम्हारा पहला वेक्टर था उसके टेल से दूसरे वाले के हेड तक तुम्हें कनेक्ट करना है। अच्छा, अब स्केल से तुम ये लाल वाले लाइन को नापोगे, तो लाल वाले लाइन को जब हमने नापा तो हमारा लाल वाला लाइन निकला 8 सेंटीमीटर का। तो 8 सेंटीमीटर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मतलब 5 न्यूटन, ओके, यहां पे लिखा है। तो 8 5 कितना हो जाएगा 40 न्यूटन, ओके। तो अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा कि रिजल्टेंट मेरा है 40 न्यूटन। अभी भी अधूरा है, क्योंकि मुझे इसका एग्जैक्ट एंगल नहीं पता कि ये कितने डिग्री पे उठा हुआ रहेगा, राइट, कितना इंक्लाइंड रहेगा। इसके लिए हम पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करेंगे अच्छे से। बाकी यहाँ पे भी तुम अप्रोक्सीमेट तो कैलकुलेट कर ही सकते हो प्रोटेक्टर वगैरह से, बट फिर भी मान के चलो कि यहाँ पे ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम इसको रियलिटी में यूज नहीं करते हैं। बट हमें ये समझ में आ गया कि 30 और 15 को जोड़ के 45 नहीं करना था। यहाँ पे जो एक्चुअल आंसर है दैट विल बी 40 न्यूटन, 39 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, ओके। तो अप्रोक्सीमेट 40 न्यूटन आएगा। तो ये हमारा हो जाता है ग्राफिकल मेथड, जहां पे स्केल लेकर के हम पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। तो देखो इसको मैंने पैरेलली F1 को यहाँ शिफ्ट किया, इसको मैंने पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट किया, और ये वाले को मैंने पैरेलली यहाँ शिफ्ट करके आंसर निकाल दिया, ओके। अब देखो यहाँ पे यही जो मैंने आपको सारा कार्यक्रम बताया कि पहले के टेल से दूसरे के हेड तक जोड़ना है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एक लाइन को बहुत ध्यान से समझते हैं कि हमें समझ में, ये हमारा आखिरी टॉपिक है वैसे आज के लिए। तो देखो यहाँ पे टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो दोनों ही फोर्स को डिस्क्राइब कर रहे थे, अगर दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को नहीं कर रहे तो तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला था, चीनी में नमक मिलाना इलीगल है, समझ रहे हो तुम, इलीगल लिख दो चैट में, जरा एक बार कमेंट में लिख दो, ओके। तो इफ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो तुमको मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ था कि हाँ भाई 5 न्यूटन इस तरफ, 15 न्यूटन उस तरफ, ऐसे दिया हुआ था ना, 15 और 30 दिया हुआ था, बाई बोथ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। और देखने में क्या लग रहा था कि एक ये ट्रायंगल का साइड हो गया, ये एक ये दूसरा है, एक मिनट, हाँ, ये दूसरा तुम्हारा ट्रायंगल का साइड हो गया, ओके। इन टेकन इन ऑर्डर, तुमने इसको एक ऑर्डर में लिया। कैसे ऑर्डर में लेने का मतलब क्या है, समझना जरा ध्यान से। तुमने इसको ऑर्डर में कैसे लिया, तुम बोलोगे ऑर्डर में कैसे लिया, कि पहला वाला तुमने ऐसे बनाया, ये तुम्हारा मान लो पहला वेक्टर था, ठीक है ना, F1 था, और दूसरा वाला बिल्कुल तुमने इससे स्टार्ट किया, इसके हेड से स्टार्ट किया, राइट। ये देखो, ये इसका टेल, इसका हेड, इसके हेड से लेके इसके हेड पे इसका टेल कनेक्ट किया दूसरे वाले का, ये तुम्हारा F2 है। समझे, ऑर्डर मतलब पहला बनाया और उसके बाद उसको दूसरा कनेक्ट किया, ठीक है ना, टेकन इन ऑर्डर। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको भी तुम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हो। बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, तीसरा साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना, इन द अपोजिट सेंस, उल्टे सेंस में, जहां पे तुम स्टार्ट करते हो पहले वाले के टेल से ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, एंड एंड पॉइंट होता तुम्हारा दूसरे वाले का हेड। कुल मिला के समझाना क्या चाह रहे हैं कि इस तरीके का अगर सिचुएशन है कि तुम्हें ट्रायंगल की तरह एक फोर्स और इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो तुम इसको करते कैसे हो, तुम एक स्केल लेते हो, पहला वेक्टर तुम इस तरीके से बनाते हो, ओके, रिप्रेजेंट कर दिया, पहले वेक्टर के हेड से तुम दूसरा वेक्टर कनेक्ट करते हो,
और अब पहले के टेल से जो कि यहां पे है, ओके, और दूसरे के हेड तक तुम यहां पे तीसरा ट्रायंगल का साइड बना के ट्रायंगल कंप्लीट करते हो। ये तुमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे देता है किस चीज का, रिजल्टेंट का, ठीक है ना। जो हमने पीछे किया था ये वही है बिल्कुल, ठीक है ना, एक अलग एग्जांपल से जो तुम ट्राई कर सकते हो। तो वेक्टर एडिशन कैसे होता है, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होते हैं, मतलब a प्लस बी और b प्लस ए बराबर होगा। ओके, तो a को b के साथ जोड़ो या फिर b को a के साथ जोड़ो, आंसर बराबर ही आने वाला है। समझ गए, इट इज लाइक 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 दोनों सेम होगा, कम्यूटेटिव। ओके, चलिए अगला देखते हैं, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। इसका मतलब क्या होता है कि a b को पहले करके तुम c उसमें ऐड करो, या बी सी को पहले करके तुम उसमें ए ऐड करो, आंसर सेम आएगा। एग्जांपल के लिए ऐसा समझो कि तुमने ए के साथ बी जोड़ के पहले आंसर निकाल लिया, ब्रैकेट में मतलब पहले सॉल्व करोगे, और फिर उसमें कुछ सी जोड़ो, इसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल बराबर होगा कि तुम ए को बाद में जोड़ो, पहले तुम बी सी को जोड़ लो। समझ रहे हो, ये बिल्कुल बराबर आने वाला है, एकदम सेम आएगा। ऐसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। 2 3 और 5 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 और 3 को पहले जोड़ रहा हूं और 5 को बाद में, तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 5, मेरा आंसर आ गया 10। अब मान लो 2 3 और 5 है और मैं इसमें इसको पहले जोड़ रहा हूं, तो भाई 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, और 8 के साथ 2 जोड़ोगे तो 10 होता है, तो दोनों आंसर मेरा सेम ही आ रहा है। समझ गए, यही होता है हमारा एसोसिएटिव। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2.1, क्या कह रहा है कि आपको एसी इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी बी रिप्रेजेंट करना है। वैसे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ, इट्स अ सॉल्व्ड एग्जांपल इन द फॉलोइंग फिगर। अब बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, तो मैं क्या कह रहा हूं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर तुम्हें समझ गया होगा तो तुम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मैं समझाता हूं। इट इज लाइक कि मैं तुमको दे रहा हूं a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ओके, इट इज क्वेश्चन को समझो, a प्लस बी इक्वल टू सी मैं तुम्हें दे रहा हूं, अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मुझे भाई साहब b की वैल्यू बताओ। तो तुम b की वैल्यू क्या बोलोगे, b की वैल्यू क्या होगी, c माइनस ए। कोई दिक्कत, c इधर है, a इधर से उधर गया तो माइनस हो जाएगा। अब देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि पहला वेक्टर एक ऑर्डर में तुम्हें लेना है। तो ये जो देखो तुम्हें a से c तक, ओके, ये तुम्हारा ए सी, ये तुम्हारा पहला वेक्टर है। ए सी क्या है, मेरा पहला वेक्टर है। देखो ना, यहां से इसका देखो, इसका टेल है, ये इसका हेड है, ओके, ये इसका हेड है एसी का। अब मैं पेन का कलर बदलता हूं, ब्लू कलर करता हूं। अब देखो, दूसरा वेक्टर एग्जैक्टली पहले वाले के हेड से शुरू हो रहा है, तो दूसरे वेक्टर का सी, ये देखो ये क्या है, सी बी है, ओके, सी बी है। और यहां पे अगर तुम देखोगे तो इसका ये बिल्कुल टेल है और यहां पे इसका हेड है। सही बात है, यहां पे उसका हेड है। तो देखो, पहले का हेड जहां पे है वहीं से दूसरे का टेल है, मतलब इट इज लाइक दिस कि हमने यहां पे खत्म किया, फिर यहां से दूसरा स्टार्ट किया। इसी चीज को इन लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया कि यहां से ऐसे किया और फिर दूसरे को यहां से स्टार्ट किया ट्रायंगल में। गॉट इट, समझे, सिंपल है। अच्छा, अब आगे देखो, आगे आगे क्या बोला जा रहा है। अब इसका रिजल्टेंट तुम कैसे निकालते हो, तो तुम बोलोगे कि ए सी में मैं क्या ऐड कर रहा हूं, ए सी में मैं सी बी ऐड कर रहा हूं, ये ए सी में मैं यहां पे सी बी ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना। इसका रिजल्टेंट आएगा, इसका कुछ आंसर आएगा। और आंसर कहां आता है, पहले वाले के टेल से। तो पहले वाले का टेल कहां है, अब मैं ग्रीन कलर यूज कर लेता हूं, पहले वाले का टेल यहां पे है, दूसरे वाले के हेड तक, तो ये दूसरा वाला, ये पहला था, ये दूसरा है, ठीक है ना। तो सी बी हमारा दूसरा, दूसरे वाले के हेड तक, तो यहां से ऐसे गया मेरा ये, तो ये क्या आया, ए बी, तो यहां पे आ गया मेरा ए बी। समझे, ए सी प्लस सी बी, ए सी में जब मैंने सी बी ऐड किया तो मुझे ए बी मिला, ये दिखा रहा है। इज इट क्लियर, ये दिखा रहा है। तो देखो, ए सी में सी बी ऐड किया तो ए बी मिला, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तुम्हें बोला जा रहा है कि तुम इसी एक्सप्रेशन को ए सी के टर्म्स में बताओ, मतलब ए सी की वैल्यू बताओ। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ए सी विल बी यहाँ का ए बी माइनस सी बी। ओके, ये सब वेक्टर है बाय द वे, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे आंसर दिया, ए बी माइनस सी बी। क्लियर। चलो अगला एक और क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, हालांकि ये सॉल्व किया हुआ है, ये पॉलीगॉन वाली बात हो जाती है फिर। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द फोर फोर्सेस। ये इसका A5 रिजल्टेंट है, ठीक है, ये सॉल्व किया हुआ है। कैसे होगा समझना तुम ध्यान से, सेम लॉजिक अगर तुम्हें ट्रायंगल लॉ समझा तो तुम कर पाओगे। ये कह रहा है कि भाई ये पहला फोर्स है, लेट्स से A1, और यहां पे दूसरा है, इसके बिल्कुल देखो, इसके हेड से स्टार्ट हो A2, ओके, A1 A2, ये क्लियर हो गया, A1 A2 खत्म। इसका मुझे बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा, तो तुम बोलोगे भाई इसका रिजल्टेंट तो भैया ये वाला आएगा, बिल्कुल ये वाला रिजल्टेंट आएगा, रेड वाला। मैं कह देता हूं इसका रिजल्टेंट आ गया मान लो x, मैं इसको x नहीं, मैं इसको स्मॉल ए बोल देता हूं, ठीक है ना। तो अब ये तुम्हारा ये है। अब कह रहा है इसमें तुम फिर यहां पे देखो, ये वाला तो खत्म हो गया, इसका रिजल्टेंट यूं निकला,
ओके, फिर यहां देखो बिल्कुल यहां से A3 स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो तुम कि यहां से बिल्कुल जहां पे ये खत्म हुआ वहां पे ये A3 स्टार्ट हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि A3 मैं ब्लू कलर से ले लेता हूं कि भाई साहब A3 यहां से स्टार्ट हुआ, तो पहला वेक्टर A है और दूसरा वाला तुम्हारा A3 है। A शुरू हुआ, A का यहां पे क्या है, टेल है, यहां पे उसका हेड हुआ, जहां से इसका हेड है वहां से दूसरे का टेल है, मतलब उसके बाद स्टार्ट हुआ वहां पे। अब मुझे बताओ ब्लू वाले और रेड वाले को तुम कैसे ऐड करोगे? तो पहले वाले का टेल, अब मैं ग्रीन कलर यूज कर लेता हूं, पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड, तो ये कनेक्ट कर दिया मैंने, पहला रेड वाला दूसरा ये है। तो इसका जो रिजल्टेंट आया कहीं कुछ ऐसे आया, राइट। अब देखो मैं इसको हटा ही देता हूं या मिटा देता हूं, तो ये मेरा आ गया, मैं इसको बोलता हूं बी आ गया मेरा। अब कह रहा है कि इसमें तुम A4 ऐड कर दो, बी में A4 ऐड करो, तो A4 किधर है, इधर है, देखो A4 ये वाला है तुम्हारा, तो A4 मैं ले लेता हूं पर्पल कलर से, तो मैंने बोला ये रहा मेरा A4, ये है ना A4। अब देखो B जहां पे खत्म हो रहा है, जहां पे उसका हेड है वहीं से बिल्कुल A4 स्टार्ट हुआ, तो ऐड कैसे करोगे? ग्रीन वाले का जो कि B है उसका टेल और इसका हेड ऐसे कनेक्ट करोगे इसके हेड की तरफ, राइट। अब हम कोई और कलर ले लेते हैं, ब्लू, ये लाइट ब्लू ले लेते हैं, तो इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो मुझे क्या मिला, कुछ मिलेगा C, और यही C मेरा आंसर है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और देखो बिल्कुल डायरेक्शन भी वही है, इसके यहाँ पे हेड के पास आ रहा है। तो ट्राइंगल लॉ को बस बेसिकली यूज किया है कि शुरू हुआ, दूसरा शुरू हुआ, पहले वाले और इस वाले को कनेक्ट कर दो, समझ लो। इट्स लाइक दिस कि ये यहाँ से शुरू हुआ, दूसरे वाले को बिल्कुल यहाँ से टच करके शुरू करो और फिर इसको यूं कनेक्ट करो, यही है ट्राइंगल लॉ। अच्छे से पढ़ोगे बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बिल्कुल हैंड रिटन नोट बना बना के पढ़ेंगे। इसको हम एनालिटिकल मेथड बोलते हैं, और यहाँ पे भी हम सेम करते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ इसकी बात करेंगे, और ये हम एंगल भी निकाल सकते हैं इससे, ये फॉर्मूला भी कैसे ड्राइव हुआ ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ तक अगर तुम्हें सारी चीजें समझ में आई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, तो डेफिनेटली तुमको हमारा बैच ज्वाइन करना चाहिए। इस चैप्टर को मैं 3 से 4 लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स के साथ कंप्लीट कर दूंगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो उसको डेफिनेटली जाकर तुम देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और मैं तुमसे मिलूंगा हमारे बैच में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इजी लर्निंग एप्लीकेशन पे या फिर हमारे वेबसाइट पे। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में और नंबर नीचे दिया हुआ है, कॉल करके इंक्वायरी करो। तो मिलते हैं बैच के किसी लाइव क्लास के अंदर।